आज हजारी न्यूज़ चैनल बड़हरा विधानसभा के नहीं भोजपुर ज़िले के एक जन आंदोलनकारी बेबाक एवं सततशील क्रियाशील लगनशील जनता की आवाज़ त्रिभुवानी निवासी सर्वश्री दयाशंकर जी के आवास पे हम लोग आए हैं। और चूँकि ये कि समाज सेवी नेता के साथ साथ एक निहायत ही परिश्रमी जननायक हैं, हम सबसे पहले हजारी न्यूज़ के माध्यम से मैं देवानंद उपाध्याय, कैमरामैन आनंद शर्मा की ओर तथा इससे जुड़े तमाम जितने भी आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं की ओर से आपका दयाशंकर जी का हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूं। दयाशंकर बाबू, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है आजकल के दौर में चल रहा है कि 2024 लोकसभा में, मैं डिटेल्स में इलाहाबाद में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना जाऊंगा कि हम लोग आरा लोकसभा चुनाव क्यों हारे, इस पे आप अपनी टिप्पणी दें। जी, आपको भी मेरे तरफ से हजारी न्यूज़ चैनल को हार्दिक शुभकामनाएं हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि करे, ये ईश्वर से प्रार्थना है। साथ में ये भी प्रार्थना है कि ज़मीनी समस्याओं को आप लोग उजागर करें, इसकी हमें अपेक्षा है। 2024 लोकसभा चुनाव के विषय में आपने जो प्रश्न किया, तो मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी भी कम था। जो बड़हरा पिछले 2019 के चुनाव में 45,000 से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत का श्रेय दिया था, वही बड़हरा इस बार के चुनाव में 2000 से भी ज़्यादा मतों के 2000 से ज़्यादा मतों से चुनाव हार गई। और ये हारने का कारण विपक्ष का सकारात्मक राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं द्वारा, देखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं। जो यहाँ अब एक बड़हरा में एक ठेकेदार हो गए कि पूरे बड़हरा में मैं चुनाव जितवाऊंगा, और सारी जिम्मेवारी उन्होंने ले ली। जहाँ भी वे गए उन्होंने यही कहा कि स्थिति बड़ी भयंकर है, बड़ा टफ लड़ाई है। आप भारतीय जनता पार्टी से बड़हरा के प्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों का बखान नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जनता के लिए कौन सा काम किया। आप इस लड़ाई को टफ बनाने में ही आपने समय बिताया। दूसरा, चुनावी राजनीति का अंत कहाँ होता है? बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के ऊपर में। और पूरे बड़हरा विधानसभा में 160 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का पोलिंग एजेंट ही नहीं था, और यदि कहीं था भी उन 160 में, तो किसी दूसरे विचारधारा के राजनीतिक दल के लोगों को वह थमा दिया गया था पोलिंग एजेंट बनने का।
तो आपका हमारे यहाँ 4 बूथ एक जगह पर हैं और उन चारों बूथों में से किसी बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं था। जब मैं सुबह में अपना मतदान करने के लिए गया तो वहाँ देखता हूँ कि पोलिंग एजेंट ही नहीं है। और लगभग 30 वर्षों के बाद हम लोगों के लिए कोई भी काम न छोटा होता है न बड़ा होता है। हम लोग संघ के स्वयंसेवक हैं। हम लोगों के लिए शौचालय सफाई से लेकर के मंदिर सफाई में कहीं भी हिचक नहीं है। और वहाँ पर मैं पोलिंग एजेंट बन करके मुझे बैठना पड़ा, इसलिए कि हमारे गांव के बुजुर्ग लोग मतदान करने के लिए पहुँच चुके थे और नौजवान लड़के, उन लोगों को कोई पता ही नहीं था कि पोलिंग एजेंट किसको बनाया गया है, नहीं बनाया गया। ये हार का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, कुछ ऐसे नेता जो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव या लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, उन्होंने तथाकथित बाहरी चिल्ला करके, अरे तुम्हारी औकात है तो बनारस में जा करके बाहरी चिल्लाता ना। हमारी यदि पूर्वजों की औकात होती तो यहाँ से लगातार 7-8 बार बलिराम भगत जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया? किसी भी राजनीतिक दल में पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए वही पहला व्यक्ति और वही अंतिम व्यक्ति माना जाता है चुनाव तक के लिए। यहाँ नहीं हुआ। और पूरे जिले में कुछ ऐसे भी लोग थे जो माननीय पूर्व सांसद के इर्द गिर्द रहने वाले लोग, जो अपने कुछ, जिस समय भारतीय जनता पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष की पद्धति हुआ करती थी, उस दौर में स्वयं जिला अध्यक्ष बनने के लिए 50 हज़ार रुपये दे करके प्रखंड अध्यक्ष को खरीदने का काम करने वाले लोग आर.के. सिंह साहब के इर्द गिर्द हो गए थे। वे जेंटिल आदमी, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, विद्वान आदमी। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत विचार है कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में जो सम्मान आर.के. सिंह जी को मैंने दिया, वह सम्मान शायद किसी दूसरे राजनेता को नहीं दे पाया। और कारण वो ये था कि मैं 1990 से देखते आ रहा हूँ कि जिनके पास में शैक्षणिक की योग्यता नहीं है वही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनको 10 लाइन किसी भाषा में यदि 2-1 भाषाओं में बात करने के लिए, शुद्धतापूर्वक हिंदी में बोलने के लिए यदि उनसे अनुरोध कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वे नहीं 10 लाइन माने 10 वाक्य नहीं बोल सकते हैं। ये तो पहला व्यक्ति था हम लोगों के ज़िले में जो एक विद्वान व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ा। विकास का हमारे पास जो सोच है, आपके पास में जो सोच है, उनके पास में भी कोई मिशन था। उस मिशन के तहत वहाँ से केंद्र बिंदु आरा लोकसभा का आरा शहर पड़ता है और उन्होंने वहाँ से शुरू किया था। अब तो विकास विकेंद्रित होने वाला था और जैसे ही विकास विकेंद्रित होने का समय आया, हमारे दुर्भाग्य है आरा संसदीय क्षेत्र का, वो बेचारे पूर्व सांसद हो गए वाले। हाँ दया बाबू, जैसे क्षेत्र में या ज़िले में चर्चा है कि यहाँ का भोजपुर जिला संगठन जो कि मृत प्राय और एकदम क्या कहते हैं कि अक्रियाशील था, और जो सेकंड लाइन के जो नेता थे वे लोग एकदम निष्क्रिय थे। ये भी एक कारण आपकी नज़र में है क्या? कि जी, उनसे तो उनको पूछा ही नहीं गया। जो आम जनता और कार्यकर्ताओं को
मिला करके और आपके साथ में मुलाकात कराने वाले लोग थे, वोट में डाइवर्ट कराने वाले जो राजनीतिक नेता थे, सेकेंड लाइन के नेता थे, उनको तो एकदम आउट ऑफ लाइन कर दिया गया था। वो जो हूँ सो मैं हूँ। मैं शब्द ने आरा संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरवा दिया। दया बाबू, अब तो ये बीती बात हो गई, क्योंकि समाज में चर्चा का मुद्दा है और एक बहुत ही अच्छे, योग्य, क्षमतावान और विकास पुरुष का हार है, तो जरूर कहीं ना कहीं आम भोजपुर वासी में शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो विकल्प था, जो उनके विपक्ष था, वो उस योग्य नहीं था कि जीत जाए। राजनीति में मतभेद चलते रहते हैं। अब हम लोग जो 2025 का विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उसको लेकर के बहुत सारे दावे प्रतिदावे हो रहे हैं। क्योंकि आप भी एक कहीं ना कहीं जुझारू, कर्मठ और क्रियाशील नेता हैं, तो 2025 में आपकी क्या राजनीतिक संभावनाएं आप तलाशते हैं, देखते हैं? देखिए, आपको याद होगा देवानंद बाबा कि 2015 में हमें बाध्य होकर के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ा था। सीखने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है। उस चुनाव लड़ने के बाद में मुझे अफसोस हुआ था कि नहीं, मुझे पार्टी लाइन से बाहर निकल करके, संगठन के लाइन से बाहर निकल करके अपनी इच्छाओं को समाज के ऊपर में थोपना नहीं चाहिए था। वह हमारी गलती थी। आगे संगठन का जो भी दिशा निर्देश होगा, उस दिशा निर्देश को पालन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरह से मैं तैयार हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी हमें अवसर देती है चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव लड़ने के लिए मुझे निर्देशित नहीं करती है और जिस किसी भी व्यक्ति को पार्टी टिकट दे करके भेजती है, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि अपने प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए, इस देश को तथाकथित सेकुलरिज्म से बाहर निकालने के लिए मैं अपनी आहुति देने के लिए तैयार हूँ। दया बाबू, अभी तत्काल में चुनाव संपन्न होने के बाद हमारे दो एक जदयू के और एक भाजपा के नेता हैं, गिरिराज सिंह जी और देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो बयान आया है, उस बयान से आप सहमत हैं क्या? 100%। मैं 100 में 100% उस बयान का समर्थन करता हूँ। आप हमें वोट नहीं देंगे, मैं 5 साल तक लगातार या जीवन के अनंत साल लगातार आपके लिए मैं क्रियाशील रहूं, और जब चुनाव के समय आवे तब आप जातीयता करने लगे, तो जाइए जातीयता कीजिए। पहले आप जातीयता कर लीजिए, उसके बाद में आपके विकास को देखा जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ विकास कभी चुनाव नहीं जीतता। जातीय समीकरण और सांप्रदायिकता का बोलबाला ही आज भी चुनाव में मुख्य फैक्टर है चुनाव जीतने का। दया बाबू, हम तो जानते हैं आपको व्यक्तिगत रूप से कि आप नरेंद्र मोदी जी के कितने बड़े प्रशंसक हैं। यहाँ से आप मोटरसाइकिल से गुजरात गए थे। आप जो मजमपुर पीपा पुल है, जो आपने यहाँ पे उपवास किया था, आमरण अनशन किया था, जो आप ही का एक बहुत बड़ा श्रेय रहा, क्योंकि आप उस स्तर के नेता नहीं थे। जो श्रेय मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिला, वो ऊपर के नेताओं ने लूट लिया। लेकिन जो उस क्रांति का बिगुल फूंकने वाले और इतने बड़े पीपा पुल का आधारशिला रखने वाले कहीं ना कहीं आप ही थे। उसके बाद ये जो जेपी आपके और ये जो
आरा भोजपुर आरा ये आपका बलिया रेल लाइन की जो बात चली थी, जिसके लिए आंदोलन भी हुआ, इसके आप अध्यक्ष थे। आपने बहुत अपने स्तर से समाज में गांव-गांव में जाकर के अलख जगाया, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया। आप एक समाज के सतत प्रहरी हैं, आप जनता की समस्याओं के लेकर जूझते हैं, तो आपको हम भी ईश्वर से कामना करेंगे। आप चूँकि आरएसएस के आप प्रशिक्षित संघ सेवक हैं कि आपको भी यदि कहीं नामों पर विचार किया जाए। दया बाबू, एक बात है कि जो आपका गांव है और जो यहाँ की कृषि युक्त भूमि है, चाहे भोजपुर के अंदर का विवाद हो या भोजपुर बलिया का विवाद हो, इसके लिए भी आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और बहुत प्रयास किया है, कोर्ट के माध्यम से, प्रशासनिक के माध्यम से, सामाजिक आंदोलन से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि महुली घाट पीपा पुल के लिए हमारा अनशन 13 दिन चला था। समापन के दिन अनशन तुड़वाने का कार्य यही आर.के. सिंह साहब, पहली उनकी राजनीति माध्यम से एंट्री हुई थी तो हमारे अनशन को तुड़वाने में। और इस व्यक्ति ने कहा था कि दयाशंकर जी, मैं आपको वचन देता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर में यहाँ पर पीपा पुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए। और ठीक मैंने उनके बात को सम्मान दिया और ठीक 1 सप्ताह के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस पीपा पुल का शिलान्यास किया और 1 साल के बाद में उस पीपा पुल से गंगा के इस पार और गंगा के उस पार के लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया। मंच पर रहूं या न रहूं, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार के लोगों के, आम जनता के दिलो दिमाग में मैं बैठा हुआ हूं कि दयाशंकर सिंह जी ने पीपा पुल का निर्माण करवाने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। दूसरी, वह उस समय का कार्य था कि पीपा पुल ही ज़रूरी था। जैसे ही पीपा पुल का ज़रूरत कमज़ोर पड़ने लगा और बड़े विकास के लिए, बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जब हम लोगों ने सोचा, और उस सोच में बहुत सारे लोग थे, सिर्फ मैं ही नहीं था, हम लोगों ने बैठ करके सोचा और उस सोच में हम लोगों ने पाया कि यदि आरा को बलिया से जयप्रकाश नारायण जी के गांव को जोड़ते हुए रेलवे लाइन का निर्माण किया जाता है तो गंगा के इस पार और गंगा के उस पार के लगभग 400 गांवों का बेरोज़गारी दूर होगा और 400 गांवों का विकास होगा। और मैं उस संगठन का अध्यक्ष हूँ, कल रहूँ न रहूँ दूसरी बात है। ये चुनावी राजनीतिक माहौल के चलते हम लोगों ने, चूँकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार अब बन गई है, उस समय नहीं थी। अब हम नए सिरे से इस आंदोलन को पुनर्जागृत करने जा रहे हैं हम लोग, और पुनर्जागृत करके, और जब तक ये रेलवे लाइन का निर्माण नहीं हो जाता है, पक्का पुल का निर्माण नहीं हो जाता है, हम लोगों का आंदोलन चलेगा और वह आंदोलन अब व्यापकता का रूप धारण करेगा। पहले तो भरोसा था कि हमारे सांसद हैं, क्रियाशील व्यक्ति हैं, विकासोन्मुखी हैं, लेकिन अब तो दुर्भाग्य है, जो व्यक्ति खुद को बोलता है, हमको तो आश्चर्य हुआ उनका, अभी जो वर्तमान में हम लोग को सांसद बने हैं, वो कहते हैं कि मैं 1978 से नक्सली हूँ और कानून बैठा हुआ है। नक्सलियों के लिए तो जगह जेल में होती है, लोकसभा भवन में नहीं होनी चाहिए। दूसरी, आप आ जाइए, इस इलाके का बहुत बड़ा, कम से कम आबादी 50,000 सीधे प्रभावित है। बिहार उत्तर प्रदेश सीमा विवाद को समाप्त कर दिया जाए और बिहार में ही कुछ गांवों के लोग, जैसे पद्मिनिया और सोहरा की ज़मीनी लड़ाई है, आपको मालूम होना चाहिए ये लड़ाई 1100 बीघा की लड़ाई है।
और 1100 बीघा के किसान जो है आज के तारीख में सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रहते हुए भी गुंडागर्दी का ये आलम है कि उनके हाथ में वो ज़मीन नहीं है। मैं अगले सोमवार को भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूँ पटना में। और चूँकि देखिए, ना पद्मिनिया गांव के लोग बाहर के हैं, ना सोहरा गांव के लोग बाहर के हैं, कोई भी किसान बाहर का नहीं है। अपराधी तो घर का होकर के भी वो बाहर का होता है, अपराधी तो अपराधी है। और जब हमारे यहाँ कानून की राज है तो अपराध पर तो कंट्रोल लगेगा। और मुझे लगता है कि अगला सप्ताह इस सीमा विवाद से लेकर के भूमि विवाद के लिए ऐतिहासिक समय माना जाएगा, जिसमें सरकार एक बड़ी निर्णय लेने जा रही है। इस बात का मुझे भरोसा है। दया बाबू, ये जो मौजमपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी का सप्लाई होता है, ये भी एक यहाँ ज्वलंत मुद्दा है समाज में चर्चा। जो भी जितने भी गांव इससे जुड़े हुए हैं, जो इसका कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल करते हैं, ये इसके जो भी माने वितरण से या जो भी आपका कहिए कि जो पानी का जो सफाई स्वच्छता से लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, दुखी हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस क्षेत्र का लगातार 7वीं बार जनप्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति, ये उनको सोचना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोग तो पहले हमारे बुज़ुर्ग लोग जो है कुआं खुनवाते थे पानी पीने के लिए। बहुत जगह आज भी देखने को मिलता है कि पानी का मटका रखा जाता है सड़कों के किनारे कि लोगों को, जो प्यासे लोग हैं, उनको पानी पिलाएं। और आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और उस स्थिति में भी आपने अपने अनुकूल जगह पर उस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लगा कहीं भी लगा, बढ़ारा में स्वागत योग्य है। लेकिन उस पानी के क्वालिटी क्वांटिटी के ऊपर में आपका कोई ध्यान नहीं है, जिसका परिणाम है इस पानी से बाबा जान लीजिए कि 39 गाँव के लोगों को पीने का पानी मिलना चाहिए, जिसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन उन सारे 39 गाँवों को पानी नहीं मिल पा रहा है, ये पहला कमी है। और दूसरा कमी ये है कि पानी का क्वालिटी अब ख़राब होते जा रहा है। लूट मची हुई है, हिस्सेदारी लोग ले रहे हैं, विभाग के कर्मचारी अधिकारी से लेकर के, और कुछ बाहुबली टाइप के जो लोग हैं उनका हिस्सा बंधा हुआ है उसमें। छोटे छोटे जनप्रतिनिधियों के लिए हिस्सा बंधा, वो तो कमाई का दुधारू गाय हो गई है। पानी लोग, सारे लोगों को पानी बंद, और दुधारू गाय कुछ लोगों को दूध उसका मिल रहा है। आने वाले समय में जब मैं ये भूमि विवाद और रेलवे लाइन आंदोलन के बाद हमारा नज़र और हमारे संगठन का नज़र इस पर रहेगा, या इस बीच में भी, कि इसको सुधार करवाया जाए। अब बढ़हरा की जनता तथा कथित जनप्रतिनिधियों के भरोसे नहीं रहेगी, बढ़हरा को आम जनता चलाएगी। सुनने में आता है कभी कभी एक ट्रेंड चला है, आपके पास में पूंजी हो गया, आप पूंजीपति हो गए, ये तो खुशी की बात है। लेकिन आप जैसे ही आपके पास में पूंजी हो गया, वैसे ही आपके पेट में कीड़ा काटना शुरू हो जाता है कि मैं भी विधायक बनूं। दिन भर गांजा पी, रात भर खोखी, हम ही मुखिया होखी। कुछ नाम सुन रहे हैं। एक कार्यकर्ता बोल रहा था कि नेताजी जानते हैं, आने वाले 10-15 दिनों के बाद में, नाम नहीं लूँगा, एक फलाने आदमी, उनको 300 गाड़ियों से रिसीव किया जाएगा और बढ़हरा का राजनीति बदल दिया जाएगा। हमने बोला कि वो 300 गाड़ी देगा कौन है, और उस पर सवार कौन होगा? आप लोग कब तक 500 रुपये में मुर्गा, दारू और लिट्टी पर बिकोगे? इस ट्रेंड को बदलो।
इसका एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कार्यकर्ताओं को से अनुरोध किया जाएगा कि इससे जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे एक अच्छा जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में या सांसद के रूप में नहीं चुन पाओगे, और जब तक यह नहीं चुन पाओगे तब तक बड़हरा का विकास नहीं हो पाएगा। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को विधायक बनने का हैसियत रखता है या उसकी सोच रहती है कि मैं विधायक बनूंगा? उसके पास में कोई है ब्लूप्रिंट कि जो बड़हरा का डेवलपमेंट मैं कैसे करूं? एक आवश्यकता है सरैया में महिला कॉलेज की। है कोई ऐसा व्यक्ति जिस महिला कॉलेज के लिए आवाज़ उठावे? नहीं उठाएगा। उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि दारू बेचने वाला शाम को कितना पैसा पहुंचा देता है, उसको मतलब है कि गांजा बेचने वाला कितना पैसा पहुंचा देता है, हीरोइन बेचने वाला कितना पैसा पहुंचा देता है, बस। और वही लोग नेता हैं, वही लोग कहते हैं कि मैं विधायक बनूंगा। अरे संगठन से जुड़ो, संगठन के लिए काम करो, संगठन तुम्हें समझेगी कि नहीं तुम उस लायक हो गए हो, तुमको टिकट देगी। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मेरा अनुरोध है, इवन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मेरा विशेष अनुरोध है कि अरे यार कम से कम बड़हरा, बिहार, इसको बचाओ, जातीयता से ऊपर उठो, सारे लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को एकत्रित करो, गले लगाओ उनको, उनका शोषण मत करो, उनको टोपी मत पहनाओ, उनको अंगीकृत करो। कोई भी हिंदू बाहर नहीं है, कोई भी हिंदू बाहर नहीं है। बाहर कौन है? वो हमारे आपके जैसे कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग जो वर्गीकृत कर देते हैं समाज को, बांट देते हैं समाज को। ये डोम है, ये चमार है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है। अरे भाई ये क्यों नहीं बोलते हो कि मैं हिंदू हूँ, तुम हिंदू हो, तुम हिंदू हो, सारे लोग हिंदू बनो। दया बाबू, आप भी एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हैं और हम हजारी न्यूज़ के माध्यम से इसके सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, मैं देवानंद उपाध्याय और कैमरामैन आनंद शर्मा की ओर से 2025 के लिए आपके उज्जवल सुखद भविष्य की कामना करता हूं कि जिससे ईश्वर करें कि आपको भी सेवा का मौका मिले। बहुत बहुत जरा हाँ, आप लोगों का हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। हम जनप्रतिनिधि बने या न बने, हम बड़हरा की ही नहीं, हम संपूर्ण बिहार की जनता की सेवा करते रहे और करते करते हम इस दुनिया को छोड़े, हमको उसमें संतुष्टि है। बीच में यदि जनप्रतिनिधित्व का अधिकार प्राप्त होता है, संगठन विश्वास करती है, तो उसके लिए संगठन को मैं अपने तरफ से धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।